वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों, ये है 4 जुलाई का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर इसका लिंक, इसका पीडीएफ मिलेगा आपको, उसको भी ज्वाइन कीजिए। अब ये है 4 जुलाई करंट अफेयर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर है आज की वो है कि सेवा उत्पादन सूचकांक मतलब इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन ये आने वाला है अभी। इसे निकालेगा MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मासिक आधार पे मतलब मंथली आधार पे निकलेगा। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि किस बेसिस पर निकलता है, कितने दिन बाद निकलता है ये। तो इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन भी 14 या 15 तारीख को निकलने वाला है। निकालेगा इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ों को ये शामिल करेगा ये भी आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ों को ये शामिल करने वाला है। जैसे कि इसमें हो गया एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और नया इंडेक्स है तो आ सकता है एग्जाम में। इसका जो आधार वर्ष होगा मतलब इसका जो बेस ईयर होगा वो 2022-2023 ही होगा। तो ये याद रखना है। जैसे आईआईपी का भी सेम आईआईपी होता है वैसा ही ये भी होगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर है भारत के अंदर, उसका जीडीपी के अंदर कितनी हिस्सेदारी, तो अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास हिस्सेदारी है। मतलब हमारा जो जीडीपी है या हमारा जो कंट्री का इकोनॉमी है वो एक तरह से सर्विस सेक्टर ड्रिवन इकोनॉमी है। तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद सामाजिक सेवा इसमें जो सोशल सर्विस होगी उसको इस सूचकांक के अंदर नहीं रखा गया। मतलब इसमें जो ये इंडेक्स है उसके अंदर सोशल सर्विस को नहीं रखा जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निकालेगा कौन इसको? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके अंदर। इसके बाद है इसमें अभी एक और न्यूज में आ रहा है कि इंडियन ओशियन डाइपोल और अल नीनो क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल नीनो क्या है। तो ज्यादातर लोगों को पता होगा अल नीनो एक गर्म धारा है, मतलब एक हॉट करंट है ये, जो कि पेरू के आसपास जो है, के आसपास जो एक करंट चलती है हम्बोल्ट का करंट। जैसे कि ये पेरू है, यहाँ पर यहाँ पर एक हम्बोल्ट करंट चलती है ठंडी। जिस साल अल नीनो आता है उस साल क्या होता है कि ठंडी करंट कन्वर्ट हो जाती है हॉट करंट में। ठीक है। यहाँ पर जो पानी है यहाँ का गर्म होना शुरू हो जाता है, यहाँ का पानी गर्म होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर अल नीनो आनी शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है कि पूरा जो एक एटमॉस्फेरिक पैटर्न है वो बदल जाता है, जिससे कि भारत के अंदर जो मानसून है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। हमारे यहाँ जो हवाएं आती हैं जिससे कि बारिश होती है वो कमजोर पड़ जाती है, मतलब मानसून जो है कमजोर पड़ जाता है अल नीनो की वजह से। तो अल नीनो का एक तो ये है कि कहाँ पर होता है नॉर्मली, तो ये ईस्ट पैसिफिक ओशियन जो है वहाँ पर ये प्रोसेस होती है पूरी की पूरी। और जो पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है साउथ एशिया का उसको पूरे को ये कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो एक तो ये बात थी। दूसरा इसके अंदर एक और आया है कि इंडियन ओशियन डाइपोल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसका मतलब ये है कि हिंद महासागर जो है इंडियन ओशियन, उसका जो पूर्वी हिस्सा है, उसका जो पूर्वी हिस्सा है ये यहाँ पर, तो जैसे जो इसका पूर्वी हिस्सा है ये वाला और जो पश्चिमी हिस्सा है ये वाला, इनके इनके टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं इंडियन ओशियन डाइपोल। मतलब अगर ये वाला हिस्सा कभी कई बार ठंडा हो जाता है, ये वाला गर्म हो जाता है। अगर ये ज़्यादा ठंडा हो जाए, जैसे कि ये निगेटिव फेज है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर ये वाला हिस्सा ठंडा है और ये वाला हिस्सा गर्म है, ईस्ट वाला गर्म है और ये वाला ठंडा है, तो इसे बोलते हैं निगेटिव डाइपोल। इसका असर भारत के ऊपर निगेटिव भी पड़ता है, मतलब यहाँ पर जो मानसून है वो खराब हो जाता है। इसके अलावा पॉजिटिव डाइपोल का मतलब है कि जो ईस्ट वाला, जो ये वेस्ट वाला हिस्सा है, अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, नॉर्मल से गर्म, और ये ठंडा हो जाए नॉर्मल से ठंडा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। और इसका भारत के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है, भारतीय मानसून जो है और बेहतर हो जाता है यहाँ से, इसकी वजह से। तो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल जो है भारतीय मानसून के लिए अच्छा है, और जो निगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है वो भारतीय मानसून के लिए खतरनाक है, बेकार है। तो ये भी न्यूज़ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है ज्योग्राफी में, किसी और में। इसके अलावा इसमें है ये UNHRC। इसका भी एक आजकल जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके वजह से चर्चा में है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, वाल्टर टार्क है इसके चीफ। तो ये याद रखना, वाल्टर टार्क जो है इसके चीफ हैं ह्यूमन राइट कमीशन के। और जैसे कि अभी कई सारी जगह युद्ध चल रहा है, वहाँ पर जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसको लेकर इनका नाम यूज़ में है। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें बेनेजुला की जो इंटरिम नेता लीडर थी डेल्सी रॉड्रिगेज। तो ये याद रखना है कि यूएसए ने वेनेजुला के अंदर किसको बिठाया, वहां पर उनका अपना ही कोई आदमी बैठा है, उसका नाम है, महिला है वो, डेल्सी रॉड्रिगेज। ठीक है। फिलहाल ये एक तरह से राष्ट्रपति समझ लीजिए वेनेजुला की। इसके बाद है कई सारी जगह जैसे कि हूती विद्रोही हैं, पूछ लेगा ये कहाँ पर, ये आए हुए थे एग्जाम में। तो ये यमन के हूती विद्रोही हैं। कुर्द लड़ाके ये इराक में पाए जाते हैं, और उइगर जो है उइगर चीन में पाया जाता है। तो ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। इसके बाद है
वर्ल्ड बैंक की अभी एक रिपोर्ट आई है कि भारत इसके अंदर भारत को कहाँ पर रखा गया है। तो कई बार क्वेश्चन आया था अलग अलग तरीके से, जैसे कि निम्न मध्यम वर्ग श्रेणी में, मतलब लो मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर रखा गया है भारत को विश्व बैंक की रिपोर्ट के अंदर, तो याद रखना है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय जो है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भारत की, तो वो है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम $2760। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लो मिडिल इनकम ग्रुप में रखा गया है। कई बार जब हम एसएसएन रीजन का सवाल करते हैं एग्जाम के अंदर, उसमें आता है, या फिर सब्जेक्टिव सवाल जब आता है एग्जाम में, उसमें मदद करता है कि विश्व बैंक के अंदर भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद पंचपादरा रिफाइनरी या फिर बाड़मेर रिफाइनरी, ये जो रिफाइनरी है ये राजस्थान के अंदर, बाड़मेर नहीं है, कुछ और है, ये बालोतरा लिखा है, ये बालोतरा, ये है बालोतरा रिफाइनरी। तो ये दोनों एक ही रिफाइनरी हैं, ये राजस्थान के अंदर भी इसका उद्घाटन किया गया। तो याद रखना पंचपादरा रिफाइनरी या फिर बालोतरा रिफाइनरी, बालोतरा रिफाइनरी है ये, बालोतरा रिफाइनरी। ठीक है, इसके बाद है इसमें जिन सिंधु जल संधि, अभी पाकिस्तान के साथ कुछ बवाल हो रहा है इसमें, तो ये याद रखना है कि जिन सिंधु जल संधि कब हुई थी, तो ये 1960 में हुई थी पहली बात। दूसरी बात, इसमें मिडिएटरी कौन था, विश्व बैंक था। इसके अंदर जो सिंधु नदियाँ थी, पूरा सिंधु रिवर सिस्टम है, उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया था, दो हिस्सों में बांट दिया गया था, एक तो पूर्वी नदियाँ और पश्चिमी नदियाँ। अब जो पूर्वी नदियाँ हैं, पूर्वी नदियाँ रावी हो गई, ब्यास हो गई और सतलुज हो गई, जबकि पश्चिमी नदियाँ जो थी वो हैं इंडस, झेलम और चेनाब। अब इसमें हुआ ये था कि जो पश्चिमी नदियाँ हैं उनका 80% पानी जो है वो पाकिस्तान रखेगा समझौते के अकॉर्डिंग, और 20% पानी जो है वो भारत रखेगा। जबकि ये 3 रिवर हैं पूर्वी नदियाँ, इनके ऊपर पूर्ण अधिकार भारत का होगा, रावी के ऊपर, ब्यास के ऊपर, सतलुज के ऊपर। तो ये इसमें पूछ सकता है कब हुई थी पूर्वी नदियाँ, पश्चिमी नदियाँ कौन कौन सी हैं इसमें, तो आपको बताना पड़ेगा कि सिंधु, चेनाब, झेलम, पूर्वी नदियाँ रावी, ब्यास और सतलुज, इनका लगभग जो ऊपर वाली नदियाँ हैं पश्चिमी नदियाँ, इनका 80% पानी पाकिस्तान रखेगा, 20% पानी भारत रखेगा, इनका पूरे पानी के ऊपर भारत का अधिकार होगा। तो ये कुछ आज का करंट अफेयर था। थैंक यू वेरी मच।